हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को मैरी क्रिसमस। वाओ ब्यूटीफुल ट्री। हालांकि क्रिसमस और दिवाली आर एंटायरली डिफरेंट फेस्टिवल्स, फिर भी क्रिसमस की जो लाइटिंग और डेकोरेशन होती है बिल्कुल वही दिवाली वाली फीलिंग्स आती हैं, वो विच मेक्स मी वेरी एक्साइटेड। चलिए फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का स्टार्ट करेंगे, अपने कवर करेंगे क्लास में। मैग्नेटिक मोमेंट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल डिस्कस करेगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स में भारत कहाँ स्टैंड करता है। रेयर अर्थ पता है ना आपको, अभी आगे डिटेल में रेयर अर्थ को भी अपने सीखेंगे। थोड़ा सा पढ़ने में चैलेंजिंग है, वोकैब नई नहीं आई है, लेकिन जब भी कुछ नया मिले, चैलेंज मिले, उसका फायदा लेना है। इन चैलेंजेस को यहाँ फेस कर लोगे तो एग्जाम में फेस नहीं करना पड़ेगा। आज वोकैब के ऊपर भी एक नया हमने एक्सपेरिमेंट किया है, होपफुली यू गाइज विल लव इट। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मोमेंट का मतलब होता है पल, कोई खास पल, है ना। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हो। कह रहा है जी इंडिया का भी मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स जिनसे मैग्नेट्स बनाई जाती हैं या चुंबकें बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, अब उन रेयर अर्थ मिनरल्स में भारत भी एक डोमिनेंट प्लेयर बनने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। चलिए फर्स्ट टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया मस्ट नॉट अंडरमाइन ग्रीन कंप्लायंस इन इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। कह रहा है भारत को ना अंडरमाइन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंडरमाइन करना यानी किसी चीज को कमजोर बनाना। अभी वोकैब को भी डिटेल में आपको करवाएंगे, वहां ये वर्ड आ जाएगा। तो भारत को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना है, कमजोर नहीं बनाना है, वीक नहीं बनाना है। अपनी ग्रीन कंप्लायंस को क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन के वक्त या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव लाते हुए वक्त। अब ये क्या होता है ग्रीन कंप्लायंस भाई? देखिए कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना, और ग्रीन का मतलब होता है एनवायरमेंट। तो जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव लेते हो, सड़क बनाते हो, माइनिंग करते हो, तो एनवायरमेंट खराब होता है ना थोड़ा। तो अगर आप ग्रीन कंप्लायंस बना के चलोगे, इस तरीके से काम करोगे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, वही असली काम है। तो भारत को भी अपना क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन ऐसे ही करना है कि हमारी नेचर, एनवायरमेंट बर्बाद ना हो। ग्रीन कंप्लायंस को बनाए हुए ही ट्रांजिशन को लाने की कोशिश करनी है। चलिए मुझे पता है आपको अभी से चैलेंज फील हो रहा होगा ये अंडरमाइन ट्रांजिशन। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाऊंगा। 5 वर्ड्स हमारे पास, शुरू में एक साथ देख लोगे तो स्मूथली क्लास को ले पाओगे। नए बच्चे जो क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज शाम को इसी क्वालिटी के साथ में ये क्लास आपको मिलती है। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस होती हैं, मेरे ख्याल से 700-800 एडिटोरियल्स अलग अलग चैनल से पढ़ाए जाते हैं। इसमें कुछ आपको अलग मिलेगा, 5 मिनट की क्लास में आप फील करेंगे। ऑलराइट, हमारे सभी नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस इस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हैं। सर्च करें @officialYT। इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही क्रिसमस के मौके पे, न्यू ईयर के मौके पे YT के सभी कोर्सेज पे मिल रहा है 50% का ऑफ। YT ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया गया है। इस ऐप के अंदर बड़े प्यार के साथ में, मेहनत के साथ में प्रीमियम कंटेंट वाले प्रीमियम कोर्सेज आपको मिलते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। मेरी गाइडेंस में आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि हमारा इंग्लिश अनलोड कोर्स 2026 या 27 में जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, SSC से लेकर के बैंकिंग तक, रेलवेज, डिफेंस, स्टेनो, CPO, हर एग्जाम की ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस भी इस पूरे कोर्स में आपको पैकेज में मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का सबसे डिटेल्ड कोर्स है ग्रामर के मामले में। 949 50% ऑफ के साथ में क्रिसमस के मौके पे कोर्स अवेलेबल है। अगले 1 महीने में इस कोर्स को हम पूरा कर देंगे। अनलॉक 25 इस कूपन को लगा करके क्रिसमस पे 50% में आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा फ्लैगशिप कोर्स है राइटिंग का। अगर आपको इंग्लिश में लिखना सीखना है किसी भी फॉर्मेट में, तो ये एक छोटा सा कोर्स है 50 घंटे का, जिसमें क्रैश कोर्स की तरह आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एज वेल ऑन अ डिस्काउंट। जो बच्चे सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, स्टेट PSC, और हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल कोर्स है राइटिंग का सिविल सेवाओं के लिए। इसमें डिस्क्रिप्टिव, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, हर पार्ट को बड़ा डिटेल तरीके से सिविल सेवाओं के लिए तैयार करवाया जाता है। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप पे टीम से यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए ऐप का लिंक मिलेगा आपको फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे। चलिए नया इनिशिएटिव है वोकैब का। अब से इस फॉर्मेट में वोकैब को पढ़ेंगे ताकि चीजें और अच्छे से दिमाग में बैठे, रिलेट कर सको आप पिक्चर्स के साथ। पहला आज का वर्ड अपने पास डेबिलिटेट। डेबिलिटेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, लेस इफेक्टिव बनाना, किसी को अपाहिज बनाना, ताकत को उसकी सोख लेना, खींच लेना। इस वर्ड को याद रखने की एक ट्रिक भी है। इसमें देखो D+ में एबिलिटी आ रहा है। D मतलब
एंटोनिम बना रहे हो, किसी चीज को निकाल रहे हो, कम कर रहे हो। और एबिलिटी यानी क्षमता। तो अगर किसी की ताकत निकाल लो तो उसको डेबिलिटेट करते हैं या उसको उसकी डी एबिलिटी होती है। तो ऐसे इस निमोनिक से आप इसको याद रखें। डेबिलिटेट की दूसरी फॉर्म है डेबिलिटेटिंग, ऐसी चीज जो आपको कमजोर बनाती हो, एडजेक्टिव फॉर्म में डेबिलिटेटिंग। चलो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके सामने हैं, साथ साथ इनको भी पढ़ते जाओ। कमजोर बनाने को वीकन करना, पैरालाइज करना, इंपेयर करना, क्रिपल करना, इन चारों का मतलब होता है कमजोर बनाना या फिर अपाहिज बनाना। फिर एक और वर्ड है अंडरमाइन, जो आज की क्लास में आपने देखा। माइन का मतलब है सुरंग, अंडर यानी नीचे। कोई घर बना हुआ है उसके नीचे सुरंग बना दो तो क्या होगा, घर गिर जाएगा। अगर आधार के अंदर, नींव के अंदर आप सुरंग खोद दोगे तो इमारत जो है ढह जाएगी। तो वही से बनाया गया अंडरमाइन, किसी चीज को गिराने या कमजोर बनाने का काम। इरोड करना यानी जंग खा जाना, जंग से किसी को खत्म कर देना, जंग खा के। और ऐसा ही होता है ईट अवे। डेबिलिटेट का बिल्कुल उल्टा बनाना हो भाई, कमजोर बनाने का उल्टा क्या होता है, मजबूत बनाना। तो मजबूत बनाने के लिए सारे वर्ड्स आपके सामने हैं, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, रीइंफोर्स, बोल्स्टर और ऑगमेंट। आज मजे की बात है, ये ऑगमेंट नाम का वर्ड भी आर्टिकल में आपको मिलेगा। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री, रिड्यूसिंग आउटपुट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लंबी खिंची हुई प्रोट्रैक्टेड हड़तालों ने, स्ट्राइक्स ने कमजोर बना दिया है, अपाहिज बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को, कम करते हुए इंडस्ट्री के आउटपुट को और हमारी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को, इनके कमाई के जरियों को। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। आउटपुट का मतलब होता है जो आप है ना इंडस्ट्री में कुछ बनाते हो, कुछ प्रोड्यूस करते हो। जूता फैक्ट्री में जूते बनेंगे तो ये आउटपुट है उसका। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास आज का रेजिलियंस। ये पिक्चर से देखो थोड़ा और अच्छे से आप इसको रिलेट करोगे। ये कुछ लकड़ी के बड़े बड़े बल्ले हैं जो इस महिला के ऊपर, लड़की के ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, गिरने नहीं दे रही उनको। जुझारू औरत है बहुत, बल्लों को खड़ा भी कर देगी सीधा। तो आपकी जो एबिलिटी होती है बाउंस बैक करने की, बड़े झटके के बाद, नाकामयाबी के बाद में जुझारूपना जो होता है, वही आपका रेजिलियंस है। इसको आप री साइलेंट से याद करें या कनेक्ट करके रखें। आपको कोई बड़ा झटका लगा, आप साइलेंट हो गए, लेकिन साइलेंट होने के बाद में फिर से समझ रहे हो आप, रिपीट किया आपने रिवाइव किया, फिर से अपनी जुबान की चुप्पी को तोड़ा और हालात का सामना करने की कोशिश की। तो आप इस तरीके से रेजिलियंट है। एक बार साइलेंट जरूर हुए लेकिन बाद में आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। रेजिलियंस एक नाउन है, रेजिलियंट इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। रेजिलियंस का मतलब है जुझारूपना, रेजिलियंट का मतलब है जुझारू आदमी या जुझारू औरत, ठीक है ना। रेजिलियंट मैन, रेजिलियंट वुमन, जो भी आप बनाना चाहें। साइनोज बनाओ इसके। जुझारूपने को हम बोलते हैं एंड्योरेंस, टफनेस, इलास्टिसिटी और रोबस्टनेस। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है जुझारूपने का, वीकनेस। तो वीकनेस को आप बोलते हैं वल्नरेबिलिटी और फ्रेजिलिटी। द इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड इट कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की इकोनॉमी के जुझारूपने ने इसको मदद किया कि ये कोप विद कर सके, सामना कर सके 2009 के रिसेशन का या मंदी का। तो कोप विद भी देखना, फ्रेजल वर्ब, किसी चीज को डील करना, डील विद करना, सामना करना, फेस करना, है ना, कोप विद करना। और रिसेशन का मतलब होता है डाउन टर्न या फिर मंदी। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। सारी शीट्स आपको ये मिल जाएंगी टेलीग्राम से, डाउनलोड कर लेना, ग्रुप में रखी हैं। रोज आपको इसी फॉर्मेट के अंदर अब से वोकैब मिलेगी। अगला वर्ड अपने पास कंस्ट्रेंट। देखिए कंस्ट्रेंट वर्ड है ना, इसको इमेजिन करो स्ट्रेन और चेन से। स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, दबाव या स्ट्रेस। चेन का मतलब होता है जंजीरें। आ रहा है ना इस वर्ड में कहीं कहीं चेन या कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर लगाई गई कोई लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी या कोई, है ना, जो भी चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोके वो आपके लिए कंस्ट्रेंट है। इस चेन से, इस हथकड़ी से, इस जंजीर से, इसको याद रखें। कंस्ट्रेंट का अगर टी निकाल दें तो ये बन जाता है कंस्ट्रेन, एक वर्ब बन जाती है और इसका मतलब होता है किसी चीज को पाबंदियों में बांधना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आगे पीछे एक वर्ड निकाल करके नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन बन जाता है। कौन सा ऐसा वर्ड है भाई, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। शिकायत से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, बहुत बार करवाया आपको, उसका लास्ट का लेटर अगर बदल दें तो नाउन से वर्ब या वर्ब से नाउन बनता है। याद है जिनको कमेंट्स में डालना, वर्ड है कंप्लेंट। देखिए कंप्लेंट यानी शिकायत, ये एक नाउन है। अगर इसका टी निकाल दूं और लिख दूं कंप्लेन, तो कंप्लेन एक वर्ब है, इसका मतलब है शिकायत करना। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला कंस्ट्रेंट नाम का नाउन भी फॉलो करता है। चलो रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, बॉटलनेक बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं आपके ऊपर लगी हुई पाबंदियों को। बॉटलनेक वर्ड को देख लेना, आज के आर्टिकल में आएगा। मान लीजिए बड़ी सी बॉटल है, बॉटल कितनी भी बड़ी हो, उसमें कितना भी लिक्विड हो,
जब उसकी गर्दन से वो पानी गुजरेगा, वो लिक्विड गुजरेगा, तो उसकी स्पीड और वॉल्यूम बहुत लिमिटेड सा होगा। ये 1000 लीटर की बोतल की अगर गर्दन इतनी सी होगी तो 1000 लीटर एक साथ बाहर नहीं निकलेगा, बोतल के नेक के हिसाब से निकलेगा। तो ये बोतल का जो नेक है, जो गर्दन है, ये इसकी पाबंदी की तरह काम करता है और इसी तरीके से इसका सिनोनिम है बॉटल नेक। चलिए, कंस्ट्रेंट का बिल्कुल उल्टा है आजादी, पाबंदी का बिल्कुल उल्टा है फ्रीडम, लैटिट्यूड या फ्लेक्सिबिलिटी। चलो, इसका मैं सेंटेंस बना, पिछला वाला ही रह गया मेरे ख्याल, कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। कंस्ट्रेंट को मैं वैसे ही बनाकर एक सेंटेंस बता देता हूं। मोस्ट स्टूडेंट्स फेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स टू परस्यू हायर स्टडीज। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स फेस करते हैं आर्थिक पाबंदियों को परस्यू करने के वक्त या पूरा करने के वक्त हायर स्टडीज को। तो ऐसे इसको याद रखें। चलिए, अगला वर्ड अपने पास या फ्रेजल वर्ब है रील अंडर या रील फ्रॉम। देखिए, REEL, रील, ये एक वर्ब है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। आपके ऊपर बहुत सारा वजन रख दिया जाए या कोई शराबी को शराब पिला दिया जाए तो वो कैसे चलता है, लड़खड़ाते हुए, बस वही होता है रील करना। और वहीं से फ्रेजल वर्ब बनाई गई है, किसी चीज के बोझ के तले सफर करना, स्ट्रगल करना, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है, बोझ बहुत बड़ा है। द इकोनॉमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडेमिक। इकोनॉमी आज भी रील फ्रॉम या रील अंडर कर रही है, बोझ के तले लड़खड़ा रही है कोविड-19 पैंडेमिक के। चलिए, सिनोनिम्स क्या है रील अंडर के? फॉल्टर करना, स्टैगर करना, लर्च करना, फ्लाउंडर करना। मजे की बात ये चारों वर्ड्स का मतलब ही होता है लड़खड़ाना। ठीक है, इकोनॉमी इज फॉल्टरिंग, इकोनॉमी इज स्टैगरिंग, द शराबी इज लर्चिंग, है ना, या फ्लाउंडरिंग, सब लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे इन वर्ड्स को आप कनेक्ट रखें। चलिए, लड़खड़ाने का उल्टा होता है मजबूती से चलना। मजबूती से चलने को बोलते हैं रिकवर करना, रिबाउंड करना, स्टेबलाइज करना। चलो, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है जी अपने पास पेन स्टेकिंग। देखो, ये वर्ड वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। पेन यानी दर्द, टेक यानी लेना। जब कोई काम इस तरीके से आप करो कि उसमें दर्द आ जाए, बहुत ही मेहनत से करो, एकदम माइन्यूट छोटी छोटी चीजों को संभाल के देखो, डिटेल के अंदर जाओ। पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि चाहे 2 दिन लगे एक कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन समझने के बाद आप उसके टीचर बन जाओ। ऐसा कोई काम जब किया जाता है पेन लेकर के, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पेन स्टेकिंग काम। समथिंग डन विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन टू डिटेल्स। एडवर्ब फॉर्म होती है इसकी पेन स्टेकिंगली, पीछे ly लग जाएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। डिटेल में की गई या बहुत सावधानी से किए गए काम को मेटिकुलस, पंक्टिलियस, फास्टिडियस और थॉरो भी बोलते हैं। आज ये पंक्टिलियस नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है ना, जैसे ये वर्ड कनेक्ट करना हो तो पंक्चुअल से कर लो इसको। किसी आदमी को टाइम दिया गया 8 PM का, वो 8:01 नहीं होने देता, वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि बड़ा पंक्चुअल है, बड़ा डिटेल के अंदर जाता है, हर चीज को बाल की खाल निकाल करके बहुत, है ना, डिटेल के अंदर करता है। तो ऐसे इसको कनेक्ट करना। पंक्टिलियस का या पेन स्टेकिंग का बिल्कुल उल्टा है जी लापरवाह आदमी, जो ऊपर ऊपर का काम करे, बस किया जितना जरूरी, बाकी छोड़ दिया। केयरलेस बोल दो, हेस्टी बोल दो, स्लिप, शॉर्ट या कर्सरी इसके सिनोनिम्स हैं। डाइवर्स मेड अ पेनस्टेकिंग सर्च ऑफ द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। जो गोताखोर थे उन्होंने एक ऐसी सर्च की जो पेन स्टेकिंग थी, जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड थी। और किसके लिए? डिब्री के लिए या मलबे के लिए, क्रैश किए गए इस एयरक्राफ्ट की। तो डिब्री वर्ड भी देख लेना, बहुत बार आएगा आपके पास रीडिंग के अंदर। पीछे का एस इसका साइलेंट है, डिब्री का मतलब होता है मलबा। चल, हो गए सारे वोकैब। लास्ट वर्ड है, इसको भी देख लो, ऑगमेंट। देखिए, ऑगमेंट को याद रखना है ना, तो इसको ऐसा समझो, ऐड मोर सीमेंट। ऑगमेंट, ऐड मोर सीमेंट। सीमेंट ऐड करके क्या होता है? मजबूती लाते हो आप। तो किसी चीज के साइज में, मजबूती में, अमाउंट में, इंटेंसिटी में अगर बढ़ावा लाया जाए तो आप उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। जैसे आपकी तनख्वाह आ गई 50,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप क्या कर रहे, साइड में ट्यूशन पढ़ाने लग गए। अब तनख्वाह हो गई आपकी 1 लाख। तो तनख्वाह को, सैलरी को, इनकम को आपने ऑगमेंट कर दिया, सैलरी में और सीमेंट डाल दिया। तो ऑगमेंटेशन इसकी नाउन फॉर्म है, बढ़ावा, मजबूती, और ऑगमेंट इसकी वर्ब फॉर्म है, मजबूती देना है, बढ़ावा देना। इनहांस करना, बूस्ट करना, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके रिड्यूस, डिमिनिश, कर्टेल, डिक्रीज। किसी चीज में कटौती लाना। तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ज्यादा अच्छे इसके सिनोनिम एंटोनिम है नहीं याद करने वाले। एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं आपको। द गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर इट्स प्रॉमिस ऑफ ऑगमेंटिंग फार्मर्स इनकम्स। गवर्नमेंट जो है नाकामयाब रही डिलीवर करने में अपने वादे को, जो है ऑगमेंट करने का, बढ़ाने का, किसानों की, फार्मर्स की इनकम को। और कैसे? ट्रिगरिंग प्रोटेस्ट।
ट्रिगर करते हुए, प्रोटेस्ट को भड़काते हुए, प्रदर्शन को या है ना इस तरह के धरनों को। तो सरकार ने बोला था फार्मर्स की इनकम को ऑगमेंट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, तो फार्मर जो है गुस्सा है। चलिए वो कैब वाला पोर्शन हो गया। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले एक नया पोर्शन ऐड कर दिया हमने। वो कैब तो आप करोगे रोज जो आर्टिकल में आ रही है, उसके साथ में एक क्विज भी मिलेगा छोटा सा आपको, वो कैब बेस्ड। या तो ये होगा फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, या वन वर्ड्स के ऊपर, या इडियम्स के ऊपर। ठीक है, तो एडिशनल वो कैब भी आप कवर कर सको रोज, 4-5 वर्ड्स, 6-7 वर्ड्स लेकर के आएंगे। ये आपका एक छोटा सा क्विज है। मैं चाहता हूं वीडियो को यही पॉज कर लो और जितनी आपकी समझदारी है, अभी तक जितनी मेहनत आपने की है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉलम्स को मैच करो। फिर मैं करवाता हूं ताकि 5-6 वन वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ सके। चलो ब्रेक करते चलो। देखिए पा, ये है पास का मतलब कदम, ठीक है, और फो, इसको फो बोलते हैं, इसका मतलब होता है नकली। फ्रेंच वर्ड है। नकली कदम का मतलब होता है एक ऐसा कदम जो आपने चला तो सही, लेकिन जैसे पानी था कहीं पे, बरसात आई हुई थी, गड्ढे आपको दिखे नहीं, कदम ऐसा चला कि गड्ढे में पड़ गया और नीचे गिर गए। तो ऐसा कदम जो मिस स्टेप की तरह हो, देखने में वो कदम था लेकिन आगे था गड्ढा। तो अगर कोई सोशली आप कोई ऐसी बात कर दें जो आपके लिए एक एम्बैरेसिंग चीज बन जाए, वो आपके लिए फोपा होता है। इसको पानी में चलते हुए उस आदमी की तरह कनेक्टेड रखें जो आदमी सीधा चल रहा था अपनी चाल, लेकिन गड्ढा आ गया तो गिर गया। वैसे ही सोशल सेटिंग में आप भी ठीक ठीक बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से कोई एम्बैरेसिंग बात आपने कर दी, फोपा हो गया आपसे, एक है ना सोशल मिसस्टेप हो गया। अब आपका मजाक बनने लगा, लोग आपसे गुस्सा हो गए। तो ऐसे फ्रेंच वर्ड है वन वर्ड, इसको याद रखने का तरीका बता दिया। एवन गार्डे, इसका गार्डे से ग्रेड बना लेना। ग्रेड का मतलब होता है लेवल, एवेंट का मतलब होता है नंबर 1। एवन गार्डे ऐसी चीजें हैं जो नंबर 1 लेवल की हैं, अपने फील्ड में सबसे आगे हैं, जो इनोवेटिव हैं, ट्रेल ब्लेजर हैं। जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी, समझ पा रहे हो, अपने डोमेन के अंदर चैट जीपीटी जो है, या ग्रोक जो है, डीपसीक जो है, जेमिनी जो है, ये सब के सब सबसे आगे के सॉफ्टवेयर है, एवन गार्ड है। चलिए अगला वर्ड है वांडरलस्ट। वांडर का मतलब होता है घूमना, लस्ट का मतलब होता है लालच। ऐसा आदमी जिसको घूमने का बड़ा लालच हो, जिसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर हो कि मैं देखूं, दुनिया घूमूं, हर जगह जाऊं, खाना खाऊं, लोगों से मिलूं, ऐसे आदमी को बोलते हैं वांडरलस्ट। क्लीशे, इस वर्ड को तो याद वैसे ही रखना, आपको बड़ा आता है रीडिंग में। बार बार रिपीट की गई कोई चीज कहलाती है क्लीशे। जैसे आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ भी उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन सुन लिया इतना कि सुन करके लगता है कि घिसा पिटी सी बात हो गई है ना। वो कोई मूवी देखो, उसका डायलॉग बार बार उस मूवी में आ रहा हो, टाइगर अभी भी जिंदा है, तो वो क्लीशे हो जाएगा आपके लिए, ओवर यूज्ड फ्रेज या आइडिया हो जाएगा। एक और अच्छा वर्ड है अपने पास, एस्पिनाज। एस्पिनाज का मतलब होता है किसी के ऊपर जासूसी करना, ताकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसकी निकाली जा सके। किससे मिलता है, किससे जुलता है, कहां बैठता है, उठता है, ये इंफॉर्मेशन निकालना, जासूसी करना, एस्पिनाज कहलाता है। लास्ट वर्ड है पंक्टिलियस। ये ऑलरेडी आपको करवाया था, पंक्चुअल से इसको डिटेल में आपको कनेक्ट करके ही बताया था। बहुत ही डिटेल में जब कोई काम हो, एकदम इस तरीके से कि आप प्रिसाइज हो, सटीक हो, केयरफुल हो, तो आप उस काम को पंक्टिलियस मैनर में करते हैं। तो फोपा मिल जाएगा सी से, एवन गार्डे मिल जाएगा इनोवेटर से डी से, वांडरलस्ट मतलब जिसके पांव में फेर हो, क्लीशे यानी ओवर यूज्ड फ्रेज या आइडिया, एस्पिनाइज यानी स्पाइंग या सीक्रेट इंफॉर्मेशन, पंक्टिलियस यानी बहुत केयरफुल और प्रिसाइज। तो चलो अब ये अपना वोकैब का पोर्शन हो गया। अब आर्टिकल पे आते हैं, ग्रामर को साथ साथ कवर करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, एक छोटी सी समरी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप आर्टिकल को समझ पाए। समरी ये है कि कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रेयर अर्थ्स, और इनका काम होता है मैग्नेट्स बनाना, ऐसी मैग्नेट बनाना जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सके। और ये मैग्नेट जो है कभी खत्म नहीं होती हैं, हजारों साल चलती हैं। इन रेयर अर्थ्स के अंदर समस्या ये है कि ये मिलते कहीं और हैं और प्रोसेस इनको कोई और करता है। और अगर आप इस रेयर अर्थ की चेन का पार्ट नहीं हो, हिस्सा नहीं हो, तो आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है ईवी की वो ढह सकती है। तो भारत ने एक नया स्कीम जो है लॉन्च किया है, जिसमें दुनिया भर में कहीं भी रेयर अर्थ मिनरल हो, चाहे भारत में या भारत के बाहर, तो भारत ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा कि उन रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनसे मैग्नेट बन सके। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत देरी से आया लेकिन बहुत जरूरी था। इंडिया की मैग्नेटिक मोमेंट आ गई है। ठीक है, तो आज इस तरीके से एनालाइज करने वाला एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को कर दो पॉज, आराम से पहले खुद से पढ़ो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठे, मीनिंग निकालो हर सेंटेंस का,
फिर साथ में मिलकर पढ़ेंगे, आपको आपकी कमियों के बारे में पता लगे। चलिए शुरू करें। एट द एंड ऑफ 2025 रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिट इन एन ऑकवर्ड इंटरसेक्शन। कह रहा जी 2025 के अंत में, एट द एंड ऑफ 25, जो ये अजीब से एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अभी आप पढ़ोगे इनके बारे में आगे, क्या ये कुछ खास जो एलिमेंट्स हैं ये सिट करते हैं या बैठे हैं एक ऐसे इंटरसेक्शन पे, चौराहे पे। इंटरसेक्शन यानी जहाँ पे चीज़ें जो आपस में मिले, चौराया दुराया बने, एक ऐसे दोराहे या चौराहे पे बैठे हैं जो बड़ा ऑकवर्ड है, बड़ा अतरंगी सा, अजीब सा है। और ये चौराया दुराया किसका किसका है भाई? ये है 3 चीज़ों का, बिटवीन क्लाइमेट एम्बिशंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स। ये है क्लाइमेट के एम्बिशंस का, मौसम को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के हमारे जो ख्वाब हैं कि हमारा क्लाइमेट बिल्कुल सही रहे, हवा बिल्कुल साफ रहे। दूसरा जो इंटरसेक्शन है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, हमारी इंडस्ट्री की पॉलिसी कुछ ऐसी हो कि इंडस्ट्री ग्रो करे। और तीसरा है जियो पॉलिटिक्स का, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चाइना बोल रहा है मैं मेरे रेयर अर्थ अमेरिका को नहीं दूंगा, इंडिया को नहीं दूंगा, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलता है चाइना इन रेयर अर्थ को लेकर के। तो इन तीनों चीज़ों के संगम के ऊपर, गंगा जमुना सरस्वती के चौराहे पे, संगम पे, इंटरसेक्शन पे खड़ा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चलिए एलिमेंट्स की वो सिट, इंटरसेक्शन आपने देख लिया, अतरंगी यानी अजीब सा, ऑकवर्ड, एम्बिशन यानी बड़े बड़े ख्वाब या महत्वाकांक्षाएं। 3 चीज़ों के लिए बिटवीन का इस्तेमाल हुआ है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यहाँ पे अमंग लगना चाहिए। बिटवीन लगता है 2 के बीच, और जब 2 या 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो लगता है अमंग। तो यहाँ पे तो 3 चीज़ें हैं, बिटवीन क्यों लगा है? एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। देखो 3 हो चाहे 3000 हो, अगर सबके नाम दिए गए हैं ना अलग अलग, सबके नाम दिए गए हैं अलग अलग, तो सिर्फ बिटवीन का इस्तेमाल होगा। समझ गए? अगर ऐसा कुछ लिखा होता कि 3 चीजें हैं पर उनके नाम नहीं लिखे होते, बिटवीन द 3 कंट्रीज लिखा होता, तो गलत बात हो जाती। अगर बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना लिखा है तो बिल्कुल सही है। तो नाम इंडिविजुअल दे दिए जाएं तो फिर बिटवीन का ही इस्तेमाल होता है, अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें हों तब भी। अगर नाम इंडिविजुअल ना दिए जाएं तो फिर 2 से ज़्यादा होने पे अमंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कह रहा है जी दे आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स बाय वॉल्यूम इन द क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। कह रहा है ये जो दे है ना, अब दे कौन है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कह रहा है ये जो खास खनिज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खनिज नहीं है अपने वॉल्यूम के हिसाब से। और कहाँ पे? क्लीन एनर्जी की इकोनॉमी में, रिन्यूएबल एनर्जी के पूरे सिस्टम में। कह रहा है लेकिन इस चीज ने, दैट हैज नॉट स्टॉप्ड अ स्मॉल सबसेट ऑफ देम फ्रॉम बिकमिंग अ गेट कीपर इन मैनी ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट मशीन्स। कह रहा है लेकिन फिर भी इस चीज ने नहीं रोका है, नहीं स्टॉप किया है इन रेयर अर्थ के एक छोटे से सबसेट को या ग्रुप को, और किस चीज से? बन जाने से नहीं रोका है गेट कीपर या दरबान कई सारी क्लीन एनर्जी की इंपॉर्टेंट मशीन्स के लिए। तो अगर क्लीन एनर्जी की कोई मशीन बनानी है, सोलर पावर का कुछ प्लांट लगाना है, विंड एनर्जी कुछ लगाना है आपको, तो जरूरी नहीं है रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा आपको वहाँ चाहिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल जरूर चाहिए होंगे कि उनके बिना वो मशीन बन ही नहीं सकती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें से कई इतने इंपॉर्टेंट है जिनके बिना ये मशीनों को बनाना ही मुश्किल है। तो ये गेट कीपर की तरह काम करते हैं, दरबान की तरह काम करते हैं इन मशीनों के लिए। चलिए दे की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है हैज नॉट स्टॉप्ड, सबसेट यानी छोटा सा ग्रुप, गेट कीपर आपने देख लिया जो अंदर जाने आने से, एंट्री एग्जिट को रोके। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाओ, वीडियो को पॉज करो, रीडिंग लो, साथ साथ पढ़ो। कह रहा जी द क्वेश्चन टुडे इज नॉट वेदर द वर्ल्ड नीड्स रेयर अर्थ्स फॉर इट्स ग्रीन ट्रांजिशन, बट वेदर कंट्रीज कैन बिल्ड resilient and affordable supply chains without creating the same environmental and governance problems in new places। पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ लेते हो तो मोटा सा ओवरव्यू मिल जाता है आपको। अब मीनिंग निकालो। सवाल, द क्वेश्चन जो है आज, इज वो है नहीं। कह रहा है आज जो सवाल है वो ये नहीं है। कौन सा सवाल नहीं है भाई? ये पूरा का पूरा सवाल, हाँ या ना, कि जो दुनिया है हमारी, जो वर्ल्ड है, उसको जरूरत है रेयर अर्थ्स की ग्रीन ट्रांजिशन के लिए या ग्रीन एनर्जी में अपने मूवमेंट के लिए। अभी कोयला यूज कर रहे हैं,
100%, 80%। आज से 5 साल बाद जो है सोलर पावर यूज कर रहे होंगे 80%। तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, एक शिफ्ट हो जाएगा। कह रहे सवाल आज ये नहीं है कि दुनिया को ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए रेयर अर्थ चाहिए नहीं चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। कह रहे सवाल ये है बट वेदर हाँ या ना, क्या कंट्रीज बिल्ड कर सकती हैं ऐसे जुझारू या रेजिलियंट और अफोर्डेबल सप्लाई चेन्स को इन सारे जो है रेयर अर्थ मिनरल्स की, बिना क्रिएट किए या बिना फिर से पैदा किए इसी तरह की इन्वायरमेंटल और प्रशासन की समस्याओं को नए प्लेसेस में। तो आपके 10 देश में रेयर अर्थ नहीं मिल रहा, तो आपने क्या किया, पड़ोसी से लेना शुरू कर दिया, और इतना पड़ोसी से सारा रेयर अर्थ मंगा लिया कि उसके आसपास के पड़ोस के 4 देशों की ईवी इंडस्ट्री बैठ गई। तो सवाल ये नहीं है कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो सबको चाहिए, लेकिन आप कितने स्वार्थी होते हो, अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कितनी और कंट्रीज में अपने जैसी समस्याओं को पैदा कर देते हो, ये सवाल है। चलो, क्वेश्चन की वर्ब है इज, वर्ड की वर्ब है नीड्स, कंट्रीज की वर्ब है कैन बिल्ड। रेजिलियंट जुझारू, जो गिर के उठने की क्षमता रखता हो, याद है ना, रोबस्ट हो, जो मजबूत हो। कह रहे द प्रिंसिपल बॉटलनेक इज हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट्स। कह रहे जो सबसे बड़ी पाबंदी है ना हमारी ग्रीन जो रेयर अर्थ एंड मिनरल्स है इनको लेकर के, वो हमारी ये है कि हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली परमानेंट मैग्नेट्स बनानी है, ऐसी चुंबकें हमें बनानी है जो 500,000 साल तक चुंबक का काम करे। कह रहे जी स्पेशली नियोडीनियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स फॉर ईवी मोटर्स एंड विंड टर्बाइंस। खास करके ये वाली मैग्नेट्स, इस तरीके से बनने वाली मैग्नेट्स जो ईवी की मोटर में लगती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, और विंड टर्बाइंस में जरूरी होती हैं। तो ये सबसे बड़ी बॉटलनेक है कि ये मैग्नेट बनाने के लिए ये तीनों एलिमेंट्स कहां से आएंगे, नियोडीनियम, बोरोन और आयरन, इन्हीं की लड़ाई है पूरी दुनिया में। चलिए, बॉटलनेक की वर्ब है इज, बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। बॉटलनेक समझा ना आपने, बड़ी सी बोतल है 1000 लीटर की, लेकिन नेक छोटी सी है, उल्टी कर दी आपने पूरी भी, तो भी 2 घंटे में पानी नहीं निकला। कितना भी पानी उस बोतल में हो, नेक जितनी छोटी होगी उतना ही पाबंदी उस पर लगी होगी। कह रहा जी व्हेन सप्लाई फॉल्टर्स दीज एलिमेंट्स नॉट ऑल रेयर अर्थ्स पास द शॉक इनटू इकोनॉमीज। कह रहे जब जब सप्लाइयां फॉल्टर करती हैं, इन तीनों एलिमेंट्स की सप्लाई में जब जब लड़खड़ाहट आती है, तो क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स जो कि रेयर अर्थ नहीं है, आयरन तो बड़ा आम है, कह रहे ये सारे एलिमेंट्स जो हैं पास कर देते हैं शॉक को, झटके को, पूरी इकोनॉमीज में, पूरी अर्थव्यवस्थाओं में। तो सप्लाई इनकी जब भी रुकती है ना एलिमेंट्स की, कई कई देशों की इकोनॉमीज रुक जाती है। जैसे इंडिया में 2021-22 में हुआ था, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही नहीं मिल रही थी। गाड़ी नहीं ले रहे हो, उसके साथ में उसका रिमोट नहीं मिलेगा, गाड़ी का चाबी वाला रिमोट आता ना, जो रिमोट वाली चाबी, क्योंकि उसमें रेयर अर्थ पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है बहुत कंट्रीज में रेयर अर्थ की वजह से रहती है। चलिए, फॉल्टर करना, लर्च करना, रील करना, लड़खड़ाना, याद होगा ये वर्ड आपको, एलिमेंट्स की वर्ब है पास। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे, अब एक बड़ा प्यारा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है जी कि ये कुछ कंजंक्शंस अंग्रेजी में जो कहलाती हैं कंडीशनल कंजंक्शंस, यानी ये कुछ शर्त आपके सामने रखेंगी। इफ का मतलब है अगर, जब का मतलब है व्हेन, वाइल का मतलब भी जब, इन केस मतलब इस केस में, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो। तो सब में कुछ कंडीशन ही आ रही है। इन कंडीशनल कंजंक्शंस के बिल्कुल बाद में, देख लेना, बिल्कुल बाद में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, लॉजिकली समझो इसको। मैंने बता दिया ऐसा नहीं, अमन सर ने बताया तो नहीं होता। लॉजिकली समझो अंग्रेजों ने क्यों सोचा होगा ऐसा। सेंटेंसेज आपके सामने है, मैं चाहता हूं चारों सेंटेंसेज को एक बार ट्राई दो, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा सको। कह रहा है व्हेन द टाइम विल अलाउ वी विल गो फॉर ए मूवी। जब वक्त अलाउ करेगा, जब जो समय मौका देगा, हम मूवी देखने जाएंगे। देखो व्हेन, जब ऐसा होगा, अब पता नहीं कब ऐसा होगा, एक शर्त हमने लगा दी, व्हेन का इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से यहां इफ का इस्तेमाल हुआ, सेंटेंस वही है, जब टाइम अलाउ करेगा या अगर टाइम अलाउ करेगा हम मूवी देखने जा सकते हैं। दिक्कत यह है कि टाइम जब अलाउ करेगा ना, वो चीज है इमेजिनरी। आपने एक शर्त लगाई है, एक ख्वाब है आपका, एक आपने आइडिया सा लगाया है, जब होगा तब करेंगे। तो जब इमेजिनरी कंडीशन आपने दिमाग में बिठाई ली है, तो साथ में फ्यूचर टेंस मत यूज करो, क्योंकि फ्यूचर टेंस भी फ्यूचर की बात करता है जो इमेजिनरी होता है। भाई कल ऐसा होगा, ये फ्यूचर है, लेकिन होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी आप ले सकते हो? कल ऐसा हुआ था, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, जो हो चुका है। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, जो आपकी आंखों के सामने है। लेकिन फ्यूचर में जो होगा उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, वो इमेजिनरी है। तो दो इमेजिनरी चीजों को हम इकट्ठा नहीं करते अंग्रेजी में, ये है इसके पीछे का लॉजिक।
तो जैसे ही आपने व्हेन का इस्तेमाल किया, इफ का इस्तेमाल किया और एक कंडीशन सी सेंटेंस में लगा दी, तो बिल्कुल चिपका हुआ जो क्लोज है उसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। अगले क्लोज में बेशक करना चाहो कर सकते हो कॉमा लगने के बाद। तो व्हेन द टाइम विल अलाउ को लिखो फ्यूचर टेंस काट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, व्हेन द टाइम अलाउस, या इफ द टाइम अलाउस। ठीक है, वी विल गो फॉर अ मूवी, वी कैन गो फॉर अ मूवी, आगे का टेंस जो चलता है चलने दो, जो मीनिंग आपको निकालना हो निकाल सकते हो, आगे वाले में छेड़छाड़ नहीं करनी है। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड्स। अनलेस का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो, अगर तुम हार्ड वर्क ना करो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अनलेस से अगर बन गया, अगर से कंडीशन लग गई, फिर फ्यूचर टेंस भी लगा दिया जो नहीं लगना चाहिए, दो इमेजिनरी कंडीशन एक साथ कर दी। तो अनलेस वाले क्लॉज में से फ्यूचर टेंस को निकाल दो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वांट सक्सीड। चलो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है लास्ट सेंटेंस पे। आप 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 2,000, 5,000 जितने भी बच्चे वीडियो को देखोगे, कमेंट्स के अंदर आपका आंसर मिलना चाहिए। गिव अस ए कॉल इन केस यू विल नीड एनी हेल्प। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके देखो कहां पे आप इसको सही कर सकते हो। हमें एक फोन करना, गिव अस ए कॉल, अगर इस केस में अगर ऐसा कुछ हो, इन केस आपको हेल्प की जरूरत हो। ठीक है, सही करके कमेंट्स में डालो, सही ऑलरेडी तो नो एरर लिख दोगे तो भी ठीक है। चलो बढ़े आगे, आपको फीडबैक कमेंट से मिल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, चलिए खुद से पढ़ना। कह रहे लाइकवाइज कंट्रीज कैन ऑल्सो अनाउंस न्यू माइंस एंड स्टिल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर केमिकल रिफाइनिंग। कह रहा अब एक नया ही पैटर्न चला हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अनाउंस कर देती हैं नई माइंस को या नई खदानों को कि हमारे इस एरिया में एक रेयर अर्थ की माइन है, अनाउंस कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो डिपेंड करती हैं दूसरी कंट्रीज पे उन माइन से केमिकल को रिफाइन करने में। कह रहा जी और ये पूरी जो घटना है ना, ये पता है इस तरीके से है, विच इज टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स व्हाट एक्सट्रैक्शन इज टू क्रूड ऑयल। कह रहे ये बिल्कुल वैसा ही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि है एक्सट्रैक्शन करना या निकालने का काम जो है क्रूड ऑयल के लिए। तो हो सकता है आपकी कंट्री में क्रूड ऑयल बहुत सारा हो लेकिन आपको निकालना ना आता हो, कोई बाहर से तीसरी कंट्री आकर के अपना जो है प्राइवेट कंपनी मशीनरी ला करके आपका क्रूड निकाल के आपको बेच दे। तो कह रहे जो क्रूड ऑयल में होता है ना वैसे रेयर अर्थ में भी हो रहा है। कंट्रीज बोलती है माइन हमारी है, आओ और निकालो और हमें बेच दो। चलिए कह रहा है जी रादर देन माइनिंग इटसेल्फ, बजाय खुद ही माइन करने के कंट्रीज ये काम भी करती हैं, क्रूड को दूसरे जो है कंट्रीज से एक्सट्रैक्ट करवाती हैं। मीनिंग समझ में आ गया। लाइकवाइज का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह से है ना। लाइकवाइज कंट्रीज की वर्ब है कैन अनाउंस, कंट्रीज की दूसरी वर्ब है डिपेंड ऑन करना, रिलाई ऑन करना, हिंज ऑन करना, किसी चीज पे निर्भर रहना। ऑन प्रेपोजिशन इन तीनों के बाद में फिक्स्ड है। कह रहा है जी दिस स्ट्रक्चर इज वाई चाइना रिमेन्स सेंट्रल टू द सप्लाई चेन। कह रहा है यही स्ट्रक्चर यही पैटर्न जो है ये रीजन है, वाई है इस चीज का कि चाइना क्यों बना हुआ है आज भी सबसे बीच में, सेंट्रल में या फोकस में पूरी रेयर अर्थ की सप्लाई चेन के अंदर। और कब, कह रहा है जी इवन व्हेन डिपॉजिट्स आर फाउंड एल्सवेयर। और कह रहा है ये तब यहां तक कि जब जो रेयर अर्थ के डिपॉजिट हैं, जो खदानें हैं, माइंस हैं, वो चाइना के अलावा कहीं और मिलती हैं, एल्सवेयर मिलती है। तो अफ्रीका में कहीं भी रेयर अर्थ मिलेगा, चाइना अपनी मशीन भेज देगा प्राइवेट कंपनी के साथ कि हम ये निकालेंगे, आपको फ्री में देंगे, थोड़ा हमें भी दे देना, हम बेच लेंगे इसको, है ना। तो इसीलिए चाइना दुनिया में हर जगह रेयर अर्थ को निकाल करके सप्लाई चेन का बेताज बादशाह बना हुआ है। चलिए दिस स्ट्रक्चर की वर्ब है इज, चाइना की वर्ब है रिमेन्स, डिपॉजिट्स की वर्ब है आर फाउंड, एल्सवेयर यानी समवेयर एल्स, कहीं और, समवेयर एल्स को अंग्रेजी में एल्सवेयर भी बोल देते हैं। कह रहा है दिस एक्सप्लेन्स इंडियाज लेट 2025 फोकस ऑन मैग्नेट्स रादर देन जस्ट माइनिंग। कह रहा है यही चीज एक्सप्लेन करती है भारत के 2025 के लास्ट में आने वाले इस फोकस पे जो है इस तरह की मैग्नेट्स बनाने का। वो बताई थी ना शुरू में आपको, आयरन, नियोडिनियम, बोरोन मैग्नेट्स। तो हमारा फोकस जो है वो यही चीज एक्सप्लेन करती है मैग्नेट बनाने पे, और बजाय हमारा फोकस किस चीज पे, माइनिंग पे। तो भारत भी बोलता है अब माइनिंग हम खुद नहीं करेंगे, हम तो जहां मिलेगा वहां जा करके माइनिंग करके निकाल करके जो है मैग्नेट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेना, इसको रीड है ना, वीडियो को पॉज करके। कह रहा जी द 7,280 करोड़ स्कीम टू एस्टैब्लिश
an integrated manufacturing ecosystem for 6,000 tons of sintered rare earth permanent magnets a year signals that if India makes magnets domestically, it will reduce a high impact import exposure. कह रहे ये जो 7,280 करोड़ की स्कीम है, अब ये जो आप बीच में हाइफन देख रहे हो, करोड़ के आगे एस नहीं लगा हुआ, बीच में डैश पड़ा हुआ है, ये है हाइफनेटेड एडजेक्टिव जो शायद कल की क्लास में आपको करवाया था, याद है ना। कह रहे ये स्कीम जो है सरकारी स्कीम इतने 1,000 करोड़ की, और स्कीम है इस्टेब्लिश करने के लिए एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम को जो इंटीग्रेटेड हो, जिसमें सब कुछ मिक्स्ड हो, निकालना भी, रिफाइन करना भी, मैग्नेट बनाना भी, और किसके लिए हो, ताकि 6,000 टन का सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट जो है मैग्नेट हम बना सकें, ठीक है ना। कह रहा है और हर साल बना सकें, एवरी ईयर। कह रहा है ये जो स्कीम है ना, ये सिग्नल करती है, इशारा करती है एक चीज की तरफ। क्या इशारा है जी? हमारा इशारा ये है कि अगर इंडिया बना लेती है मैग्नेट्स को घर पे ही डोमेस्टिकली, तो ये रिड्यूस कर देगी हमारे एक बहुत बड़े इंपैक्ट डालने वाले, असर डालने वाले इंपोर्ट के एक्सपोजर पे। तो हमें जो बाहर से बहुत खर्चा करके मैग्नेट बनानी पड़ती है, अब शायद बनाने की जरूरत आगे ना पड़े। तो ये स्कीम हमें यही सिग्नल करती है कि हम अपने इंपोर्ट्स को, मैग्नेट पे जो इंपोर्ट्स होता है उसको कम करेंगे। और क्या करेंगे? दूसरा काम ये कर सकते हैं, इंडिया मेक्स डोमेस्टिक, if India makes magnets domestically, it will reduce import exposure and it will create a platform. इंडिया एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर देगा, एक सिस्टम भी बना देगा फॉर डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग इन ईवीज, विंड कंपोनेंट्स एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ईवी कंपोनेंट्स का और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है आगे जाकर के, भैया आपने कहीं से मैग्नेट बना ली, अब मैग्नेट को आगे किसी इंडस्ट्री को बेच दिया भारत में ही, समझ पा रहे हो? तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम, किसी चीज को आगे भेजना नीचे की तरफ। अपस्ट्रीम होता है ऊपर की तरफ। मैग्नेट बनाने के लिए जो सामान लाए हो कहीं से, वो सारा अपस्ट्रीम है, समझ पा रहे हो ना। तो ये एक पूरा झरना सा बना हुआ है, कहीं से माल निकलेगा, इंडिया में आएगा, इंडिया में बनेगी मैग्नेट, और भारत वो मैग्नेट बना करके अपनी ही इंडस्ट्री को डाउन स्ट्रीम में सेल करेगा। चलिए कॉन्सेप्ट वही फॉलो हुआ है यहाँ पे। इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इफ एक कंडीशन की बात करता है। स्कीम की वर्ब है सिग्नल्स, इंडिया की वर्ब है मेक्स, इट की वर्ब है विल रिड्यूस, और दूसरी वर्ब है विल क्रिएट। इट विल रिड्यूस एक्सपोजर, इट विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम आपने देख लिया। कह रहा है जी हाउएवर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस लाई अपस्ट्रीम ऑफ दिस चेन। कह रहा है लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां लाए करती हैं, छुपी हुई हैं, रखी हुई हैं ऊपर की तरफ इस पूरी सप्लाई चेन के। बताया ना आपको अपस्ट्रीम, मैग्नेट के लिए नियोडीनियम बोरोन तो लाना पड़ेगा ना कहीं से। आगे तो आप कर लोगे सब कुछ, 1,000 टन की बना लोगे, बेच दोगे, 6,000 टन की हर साल बना लोगे, पर कहीं से लोहा, नियोडीनियम जुगाड़ के, कबाड़ के लाना पड़ेगा। तो यही बड़े बड़े चैलेंज हमारे अपस्ट्रीम वाले अभी भी खड़े हैं। चलो इसके लिए क्या करेंगे भाई, आगे आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसका भी इलाज है हमारे पास। कह रहे द मेजर डोमेस्टिक सोर्स फॉर रेयर अर्थ्स इज मोनजाइड बेरिंग बीच सैंड्स। कह रहा है ये अपस्ट्रीम जो ये सारे केमिकल लेके आने हैं, मिनरल्स लाने हैं, इनका एक घरेलू सोर्स हमारे पास इन सारे रेयर अर्थ्स का, वो है मोनजाइड को बेयर करने वाली, मोनजाइड को अपने अंदर रखने वाली, बीच पे मिलने वाली हमारी सैंड। कह रहा है विच इन इंडिया लाई अलॉन्ग साइड थोरियम एंड अदर मिनरल्स रेलेवेंट टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ये वही खास मिट्टी है, बीच सैंड्स हैं, जो भारत में लाए करती हैं बिल्कुल आजू बाजू में, अलोंग साइड में, थोरियम के और दूसरे कई ऐसे न्यूक्लियर एक्टिव मिनरल्स के जो रेलेवेंट है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। तो ये बीच सैंड जो है बिल्कुल थोरियम, यूरेनियम की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, हमारे देश में मिलती है, लेकिन इसको निकालना करना, इसके लिए बहुत एनवायरमेंटल परमिशन हमें चाहिए होती है। तो पहला सोर्स मिल गया हमें, डोमेस्टिक सोर्स। वर्ब है इसकी इज, विच आया सैंड के लिए, वर्ब है इसकी लाई। लाई का मतलब होता है रखा हुआ होना, इट लाइज अलोंग साइड यानी बाजू में। कह रहे द सेक्टर इज दस पुश्ड क्लोजर टू अ पंक्टिलियस गवर्नेंस रिजीम। कह रहा है इस प्रकार से ये पूरा जो न्यूक्लियर सेक्टर है, अब वो पुश्ड क्लोजर हो जाता है या धकेल दिया जाता है और नजदीक एक ऐसे गवर्नेंस रिजीम के या प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सिस्टम के, जो बड़ा पंक्टिलियस है, बड़ा डिटेल्ड है, मेटिकुलस है। न्यूक्लियर मामले में ऐसा नहीं होता अमेजोन पे यूरेनियम मिल रहा है, फ्लिपकार्ट से मंगा लो यूरेनियम, ब्लिंकिट से,
नहीं मिलेगा। तो यूरेनियम जो है सरकार ही निकाल सकती है, बेच सकती है, यूज कर सकती है। तो सिस्टम जो है सैंड का, मोन्जाइट का, थोरियम का, ये बड़ा पंक्टिलियस और डिटेल्ड है ना। तो ये सेक्टर पूरा इस तरीके का है। और क्यों है? रिक्वायरिंग क्लोज कोऑर्डिनेशन अक्रॉस रेगुलेटर्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। इसमें जरूरत होती है बहुत नजदीकी सहयोग की, बहुत सारे रेगुलेटर्स के बीच में और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के बीच में, सरकारी कंपनियों के बीच में। एंड विट हैज टू ट्रीट वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एज कोर इंडस्ट्रियल इनपुट्स। और ये वही चीज है जिसको ट्रीट करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट को और कम्युनिटी की एंगेजमेंट को, आम आदमी की स्टेक होल्डर को, भागीदारी को, कोर इंडस्ट्रियल इनपुट्स की तरह। तो ये यूरेनियम थोरियम निकाल करके ऐसा नहीं है पीछे का जो सारा सामान है, जो रॉ मटेरियल है, जो वेस्टेज है, उसको आपने नदी में डाल दिया, नाले में। ऐसा नहीं हो सकता। वो नाला कोई पिएगा पानी उसका, कोई साफ करके तो बीमार हो जाएगा। तो इसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत तगड़े से लगना चाहिए और कम्युनिटी का एंगेजमेंट भी एक बहुत जरूरी चीज है इस पूरे काम में। तो ये डोमेस्टिक सोर्स और इसके हर्डल्स इसने हमें बता दी। चलिए कुछ और देखने वाला इसमें है नहीं। सेक्टर की वर्ब इज पुश्ड। रजीम का मतलब होता है सिस्टम, गवर्नेंस यानी प्रशासन, पंक्टिलियस यानी मेटिकुलस। चलिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट फिनिश करो इसको। अब कह रहे जी दूसरा सोर्स क्या है। ये तो जो पता था हमें पता है, जो नहीं पता उसके लिए क्या करें। कह रहे सेकंड, while the National Critical Mineral Mission has assigned a large number of exploration projects through 2031। कह रहे दूसरा, जहां जो हमारा ये एक मिशन है, सरकारी स्कीम है, इसने असाइन कर दिया है एक बहुत बड़े नंबर को या आंकड़े को एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का। एक्सप्लोरेशन यानी ढूंढना, प्रोजेक्ट आप समझते हैं। तो सरकार ने एक मिशन बनाया जिसमें बहुत बड़े नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को जो ढूंढने का है इन मिनरल्स को, उसको असाइन किया गया 2031 तक। और किसको? एक सरकारी ही एजेंसी को, टू द GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हमारा दूसरा सोर्स होगा नए सोर्सेज को ढूंढने का। कह रहे जहां ये हो चुका है, while it has happened, हुआ क्या? It needs to state to also translate knowledge of deposits into separating and manufacturing capacity। कह रहे वहीं पे इसको जरूरत है स्टेट को, सरकार को, कि ये ट्रांसलेट करे या बदले ये सारी नॉलेज जो इनको मिल रही है एक्सप्लोर करके डिपॉजिट्स की, और किस में बदले, इनको सेपरेट कैसे करना है और इनको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में कैसे इंटीग्रेट करना है। ये सारा काम भी सरकारी इंडस्ट्री को सिखाए। पहले खुद ही GSI ढूंढेगा कहाँ मिल रहे हैं ये, फिर इनके ऊपर नॉलेज एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर इंडस्ट्री को सिखाएगा कि देखो यहाँ मिला, इसको निकाल के ऐसे यूज करना है। तो इस सरकार को ये नॉलेज भी ट्रांसलेट करनी है। कह रहा है जी विच डिमांड्स रेगुलेटरी क्लैरिटी, रिलायबल पब्लिक फाइनेंसिंग एंड क्रेडिबल इन्फोर्समेंट। और ये ऐसा काम है जो डिमांड करता है 3 चीजों की। एक तो सरकार के रेगुलेशन की क्लैरिटी हो, कानूनों में बड़ी क्लैरिटी हो रेगुलेशंस में। पब्लिक फाइनेंसिंग बहुत रिलायबल हो, सरकारी खर्चा इस मामले में बहुत रिलायबल तरीके से हो, लगातार हो। और एनफोर्समेंट बड़े भरोसेमंद तरीके से हो, कोई भी इसमें पक्षपातीपना ना हो। ऐसा नहीं है किसी अंबानी, किसी अडानी को सारी फैक्ट्रियां बेच दी। क्रेडिबल तरीके से हो, एकदम खुलेआम निष्पक्ष तरीके से सारा काम हो। तो ये 3 काम करके आप बड़े अच्छे से नए सोर्सेज को भारत में ढूंढ सकते हो। चलिए पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। क्रिटिकल मिनरल मिशन की वर्ब है हैज असाइंड, इट की वर्ब है नीड्स, विच की वर्ब है डिमांड्स। ट्रांसलेट इनटू करना, एक चीज को दूसरी चीज में बदलना। क्रेडिबल यानी भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, जिसपे आपको रिलाई किया जा सके। अब देखो एक कॉन्सेप्ट हो रहा है ग्रामर का। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, फॉर्मेट में हमने थोड़ा चेंज किया आज, तो मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट से लंबी ना जाए। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है। द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आता है, अ नंबर ऑफ के साथ में भी प्लूरल नाउन आता है, लेकिन द नंबर ऑफ की वर्ब सिंगुलर होती है, अ नंबर ऑफ की वर्ब प्लूरल होती है। बहुत डिटेल में आज इसलिए नहीं करा रहा हूं, अगेन कई बार करवा चुके हैं, फिर करवा देंगे। मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। जिन बच्चों ने सीख लिया है पहले से, इसको ट्राई दे लो, कमेंट्स में इनके आंसर डाल देना, मैं भी डाल दूंगा आज के फर्स्ट कमेंट में, तो वहां से आपके मैच हो जाएंगे, है ना। पहले आप अपने डाल दो, और जिन्होंने नहीं सीखा है कल या परसों की क्लास में इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, बोल के देख लो, लिख के देख लो, इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करना है। चलो जी लास्ट सेंटेंस अपना, लास्ट पैराग्राफ है। तीसरा क्या करेंगे हम काम भाई, कह रहा है जी थर्ड, इंडिया नीड्स टू ऑगमेंट मिड स्ट्रीम कैपेसिटी। तीसरा काम यह है कि भारत को मिड स्ट्रीम कैपेसिटी को भी ऑगमेंट करना है। अपस्ट्रीम क्या है, कहीं से कबाड़ के मिनरल लाए,
डाउनस्ट्रीम क्या है, उसकी मैग्नेट बना के आगे बेच दी। मिडस्ट्रीम क्या है, उस मिनरल को लाके प्रोसेस किया। तो भारत को ऑगमेंट करने की जरूरत है। ऑगमेंट यानी ऐड मोर सीमेंट, किसी चीज को मजबूत बनाना, हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को रेयर अर्थ मिनरल्स की। और कैसे? इंक्लूडिंग बाय मेकिंग मैग्नेट प्रोडक्शन बैंकेबल थ्रू लॉन्ग टर्म ऑफटेक फ्रॉम ईवी एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। कह रहे जिसमें शामिल है इस काम को मेक करना या बनाना, हमारी मैग्नेट की प्रोडक्शन को बैंकेबल यानी भरोसेमंद। बैंकेबल का मतलब होता है वायबल, जो चल सके आगे। तो हमारी जो मैग्नेट बनाने का प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसको हम बैंकेबल बनाएं। और कैसे? लॉन्ग टर्म ऑप्टेक के जोर पे, जो ईवी इंडस्ट्री से और इलेक्ट्रॉनिक फर्म से हमें मिले। ऑप्टेक क्या होता है? खरीदी का वादा। आप पहले से लिखवा लो सारी ईवी वाली कंपनियों से कि इंडिया सरकार से, भारत सरकार से ही मैग्नेट लेंगे अगले 20 साल। तो इससे क्या होगा, हमारी मैग्नेट प्रोडक्शन जो है सरकार बिना किसी झंझट के कर पाएगी। जब इनको पहले से पता होगा कि पैसा आने वाला है तो ये पूरा पैसा लगा करके इन्वेस्ट भी करेंगे मैग्नेट बनाने में। तो ये काम भारत को करना है। और दूसरा क्या करना है? एंड इन्वेस्टिंग इन प्रोसेस इनोवेशन दैट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन द मोस्ट कंस्ट्रेंड एलिमेंट्स। और भारत को इन्वेस्ट भी करना है प्रोसेस में, ऐसी ऐसी इनोवेशंस के लिए, नए नए कामों के लिए, तरीकों के लिए, जो हमारी निर्भरता को कम करे सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंड या पाबंदी वाले एलिमेंट्स पे। समझ गए? तो इस तरीके से हमें अपनी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाना है। इंडस्ट्री से पहले से ही वादे ले लो, हमारा मैग्नेट सिर्फ भारत की सरकारी कंपनियों से हम खरीदेंगे, तो अपने आप सरकार पैसा भी लगा करके इस पूरी प्रोसेस को इनहेंस करेगी। चलिए, इंडिया की वर्ब एंड नीड्स। ऑगमेंट यानी मजबूत बनाना, मिड स्ट्रीम यानी प्रोसेसिंग, बैंकेबल यानी फाइनेंशियली वाइबल हो जो, ऑप्टेक यानी खरीद का वादा, कंस्ट्रेंट यानी पाबंदी भरा। कह रहे द नेक्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन ट्रांजिशन विल रिवॉर्ड कंट्रीज दैट कैन स्केल सप्लाई चेन्स, अवॉइड अंडरमाइनिंग ग्रीन कंप्लायंस एंड डिस्ट्रीब्यूट रादर देन कॉन्सेंट्रेट रिस्क। कह रहे फिर जो नेक्स्ट फेज आएगा ना अगला 5 साल बाद, ग्रीन ट्रांजिशन का, ग्रीन एनर्जी में पूरे तरीके से शिफ्ट मारने का, ये रिवार्ड करेगा ऐसी कंट्रीज को, ये फायदा देगा उन मुल्कों को जो ये 2-3 काम कर सकते हैं। पहला, जो अपनी सप्लाई चेन को रातों रात स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। दूसरा, वो मुल्क जो अवॉइड कर सकते हैं अंडरमाइन करना, कमजोर बनाना अपने देश में ग्रीन कंप्लायंस को या नेचुरल जो है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को। मतलब ऐसा नहीं ग्रीन अर्थ बनाने के चक्कर में यहाँ पे पोल्यूशन कर दिया, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो वो मुल्क जो इस चीज को अवॉइड करेंगे और सप्लाई चेन को रातों रात बढ़ा सकेंगे, उनको रिवॉर्ड करेगा नेक्स्ट फेज। और तीसरा, वो मुल्क भी जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैलाएंगे अपने रिस्क को बजाय कॉन्सेंट्रेट करने के, जो हर तरफ से अपनी सप्लाई चेन को बना के रखेंगे, तेरे से नहीं तो इससे ले, तेरे को नहीं बेचेंगे तो इसको बेच देंगे। तो पूरा आपका रिस्क जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक आदमी पे आप डिपेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट फेज के आपको विनर्स बता दिए, जो कंट्री ये 3 काम करेंगी, दैट कैन स्केल, दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड दैट कैन अवॉइड। कंसंट्रेट करना यानी एक जगह फोकस करना, अंडरमाइन करना यानी कमजोर बनाना। कह रहे फॉर इंडिया दैट मीन्स टर्निंग पॉलिसी एंड इंटेंट इनटू इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विद एनवायरमेंटल क्रेडिबिलिटी बेक्ड इन। कह रहे भारत के लिए इस पूरी बात का मतलब ये है, दैट मीन्स कि हम बदल दें, टर्न कर दें हमारी पॉलिसी को और इंटेंट को, कानून को और हमारे इरादों को इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के अंदर, जिसमें एनवायरमेंटल की क्रेडिबिलिटी जो है या मौसम, नेचर की प्रोटेक्शन को लेके जो भरोसेमंदी है वो बेक्ड इन है, मिली जुली है, इसी के अंदर समाई हुई है। बेक्ड इन का मतलब होता है अंदर ही पकी हुई। मफिन के अंदर ही चॉकलेट होती है, मफिन के ऊपर चॉकलेट नहीं होता। समझ पा रहे हो ना? कोई डिश आपने बनाई है, राजमा चावल बनाए हैं, डोसा बनाया है, तो डोसे में चावल होगा, बेक्ड इन होगा। तो हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऐसी हो जिसमें एनवायरमेंटल क्रेडिबिलिटी बेक्ड इन हो, बिना मौसम को नुकसान पहुंचाए हम एनवायरमेंट को खराब किए, रेयर अर्थ को इंडस्ट्री के अंदर बदल सके। चलिए, दैट की ओवर मीन्स इंटेंट यानी इरादा, बेक्ड इन यानी एक इंटीग्रल पार्ट या एम्बेडेड इन। आर्टिकल सच में आज बहुत टेढ़ा था पढ़ने और पढ़ाने के लिए। होपफुली बहुत कुछ नया सीखा होगा आपने। नए इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताना कैसा आपको लगा, ताकि कल से इसको कंटिन्यू किया जा सके। कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। अब 2 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मिलके साथ में करेंगे। ये फर्स्ट है आपका, ट्राई दे लो इसको वीडियो को पॉज करके। और ये आपका सेकंड है, ऊपर वाला। चलो, कह रहा है ऑथर कंपेयर करता है केमिकल रिफाइनिंग को क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से। इसका क्या मीनिंग है?
इसने बोला था ना कि कई कंट्री माइंस अनाउंस करेंगी लेकिन दूसरी कंट्री को बुलाएंगी कि हमारे यहां से रेयर अर्थ निकाल लो। तो ये क्रूड ऑयल से कैसे मिलती जुलती बात है। ये वही बात है कि जो एक्सट्रैक्ट करता है क्रूड ऑयल वही क्रूड ऑयल का बादशाह है। इसी तरीके से जो रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करेगा वो रेयर अर्थ की चेन का बादशाह होगा, चाइना की तरह। रेयर अर्थ कहां मिले इस पे कम डिपेंड करेगा, और कौन निकालना जानता है, यूज करना जानता है, इस चीज पे ज्यादा डिपेंड करेगा आपका रेलेवेंस। तो जिसका कंट्रोल होगा रिफाइनिंग पे वही डिटरमिन करेगा रियल पावर को रेयर अर्थ की सप्लाई में, जैसा कि क्रूड ऑयल में भी आज होता है। सेकंड का आंसर है। फर्स्ट में आंसर कैसे निकलेगा भाई। आर्टिकल बोलता है कि क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन सक्सीड करेगा सिर्फ इस वजह से, इन चारों में से कौन सा काम करोगे तभी आप रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव, शिफ्ट जो है अपना जो ला सकते हो, ट्रांजिशन ला सकते हो। देखो पता कब होगा ये तब होगा जब एक इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ सप्लाई चेन बनेगी, जहां एनवायरनमेंट को और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को आप साथ लेकर के रेयर अर्थ को निकालोगे। नहीं तो एनवायरनमेंट बचाने के लिए, विंड पावर के लिए आपने बड़े बड़े प्लांट लगाए, रेयर अर्थ निकाला, और रेयर अर्थ निकालने की वजह से एनवायरनमेंट और खराब हो गया। फिर क्या करोगे सोलर पावर का भाई। तो आपको गवर्नेंस और एनवायरनमेंट को साथ लेके चलना है, तभी रेयर अर्थ पे काम करके कुछ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है ना भाई। 10 रुपए कमाने के लिए अगर 20 रुपए का नुकसान कर दिया तो फिर ये 10 कमा के क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। फर्स्ट का आंसर बनेगा सी। चलो लास्ट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। 3 से लेके 7 तक जो सीखा है इसी क्लास में आपको अप्लाई करना है। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं, मैच कर लेना। ठीक है। क्लास कैसी लगी आज की, फिर से अगेन फीडबैक जरूर दें, आपके फीडबैक के ऊपर ही चैनल चलता है। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। जो बच्चे क्लास में बिल्कुल लास्ट तक रहते हैं वो पीडी लिख दिया करो या पीडीआई लिख दिया करो। इसका मतलब होता है सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। तो ये आपका छोटा सा कम्युनिकेशन का तरीका है। अंटिल देन कल आपसे मुलाकात होगी। सही।